वेलकम बैक टू द शो। हम लोग इतने ज़्यादा दिमागी तौर पे इस वक्त ऑक्यूपाइड होते हैं ना कि समझ ही नहीं आ रहा होता कौन क्या कह रहा है। कभी कभी कुछ पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं और हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं क्या हो रहा है। हम जी आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं एक और सुबह में। मैं हूँ आपके साथ हरीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं से अब्बासी। आपको आज की सुबह बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद इसी बात से करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। ईद इज अराउंड द कॉर्नर, इट्स राइट देयर और इंशाल्लाह ताला सारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। इससे पहले कि आप कुछ और बात करें, कल मुझे बहुत ज़्यादा कल के प्रोग्राम के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके कहा कि जी आपने हुमायूं का हेयर स्टाइल कॉपी कर लिया तो मैंने कहा कि एक दिन बस मैं बहुत जल्दी आ गई थी और क्योंकि होता है घर में कभी कभी आप जो है वो जल्दी पहुंच जाते हो कि अच्छा लेट ना हो जाए और फिर आप जब आते हो तो आपको पता लगता है कि यार मैं तो काफ़ी जल्दी आ गया हूँ। तो फिर बॉबी ने कहा कि चलें कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल बना लेते। तो सर से जब उससे बेचारे ने बना दिया तो मैंने कहा एक आधा दिन चला ही लूँ, बहुत मेहनत से बनाया था। तो अच्छा लग रहा है, लग रहा है आपको भी ऐसा कि मैंने आपका हेयर स्टाइल कॉपी कर लिया? हलीमा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतने ऑक्यूपाइड हो जाते हैं और आप इतने ऑक्यूपेशन की जो आपकी माइंड में जो एक स्पेस होती है वो इतनी ऑक्यूपाइड हो जाती है कि यू डोंट वांट टू गेट एनी अदर थॉट टू कम इन, क्योंकि आपका एक प्रोसेस चल रहा होता है और उस प्रोसेस से होता है कभी कभी टैप ऑन द बैक बहुत ज़रूरी होती है। आप कभी कोई काम करते हो दिलो जान से करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि कोई आपको शाबाशी दे, या तो लफ्ज़ों से, या अगर लफ्ज़ों से शाबाशी नहीं देता तो मॉनेटरी वैल्यू में आपको इस तरह की शाबाश मिले कि आपको लगे कि आप जहाँ काम कर रहे हैं, जो आप चीज़ के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ रिवॉर्ड बिहाइंड इट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये मेरी बॉस कहती है, बड़ी अच्छी बात कहती है कि किसी के जाने से काम रुक नहीं जाता, काम चलता रहता है, लेकिन काम की क्वालिटी वो नहीं रहती जो काम की क्वालिटी वो पहले लोग कर रहे होते हैं। क्योंकि ऑल द सडन ये जो एंड पार्ट है ये मैंने उनसे कहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि काम हुमायूं चलता रहता है, काम रुकता नहीं है। मैंने कहा मैम बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन काम की क्वालिटी वो नहीं होगी। जो नया बंदा आएगा वो 1 साल और लेगा एडजस्ट करने में, समझेगा ये चीज़ कैसे होगी, वो उसके वो पता नहीं माइंडसेट कैसा होगा, आपको उसमें समझने में इशू आएगा, आप उसे सारा काम दोबारा समझाएंगे एंड ऑल टुगेदर आपके बिजनेस के लिए वो 1-2 साल बड़े कीमती हैं जहां पर आप दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है इसका मतलब ये है कि आप लॉस में हैं। लेकिन ये बात ये कहने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अपने इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, चाहे वो आपके घर में आपकी माँ है, आपके अब्बू हैं या आपके एम्प्लॉयज हैं, आपने सबको उनकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना होता है, वरना एक टाइम आता है बर्नआउट होता है और उस बर्नआउट से वो क्या करते हैं, वो लोग स्विच कर जाते हैं। अच्छा, मुझे अभी एहसास हुआ है कि मैं मुस्तकिल नोटिंग कर रही हूँ हाँ, बिकॉज बहुत हुमायूं सही बात करें कि आपकी जो एनर्जीज होती है ना, आप कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी उन एनर्जीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एट टाइम्स आप अपने घर में अपनी एनर्जीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। जैसे हमेशा जब एक बेबी होता है किसी भी औरत का, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर से गुजरती है, लेकिन वो कहती है कि जी जब मैं अपने बच्चे को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ इट्स वर्थ इट। तो जब भी आपको वो कहते हैं ना, वो एक एहसास होता है आपको, जैसे जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होते हो तो आपको जब वो एक टैप ऑन द बैक मिलता है या आपको आपकी सैलरी मिलती है, तो आप कहते हो यार जो मैं 8 घंटे की बजाय जो मैंने 12 घंटे काम किया, इट्स वर्थ इट, क्योंकि मुझे रिकग्नाइज किया गया है, मेरी चीज़ों को रिकग्नाइज किया गया है, मेरी मेहनत को रिकग्नाइज किया गया है। ऑन द सेम, अगर आप घर में बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहे हो, आप किचन का काम कर रहे हो, आप झाड़ू पोछे सफाइयाँ, ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों का ख्याल रखना, आप सब चीज़ कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग, तो हाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप हर चीज़ को, बच्चों का ख्याल रखना, बहुत तमीज़ से हर चीज़ आप कर रहे हो, तो आपको पैसे की एट टाइम्स आप पैसा नहीं चाहते, आप चाहते हो कि सब लोग बोले ये कि आप सही कर रहे हो। मेरा वो ये था। अब इससे जो बात वाला है, मेरा मौजू वो ये है कि होता क्या है कि जब आपके साथ ये सब कुछ हो जाता है, आप अक्सर मेरी जिंदगी में सिर्फ 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ठप्पा लगा दिया कि लोग दुरुस्त नहीं हो सकते, ये लोग जेन्युइनली, इनकी हैबिट्स ही ऐसी हैं, इनको दुरुस्त नहीं किया जा सकता। माने इतनी लंबी जिंदगी में सिर्फ 2 से 3 लोग मेरे जहन में आ रहे हैं जिनसे मैंने कता कलामी की हुई है, और वो जब भी जहाँ बैठते मैं वहां नहीं बैठता। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में जब वो बैठे हुए थे और मेरी दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और मैं जब गया तो मैंने उनसे थोड़ी देर बाद में कहा, मैंने कहा मैं कंफर्टेबल
नहीं हूँ, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। अगर आप लोग बैठना चाहते हैं बैठे, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और मैंने जा बजा, क्योंकि फिर मैं हिपोक्रेट होता अगर मैं इस तरह बात ना करता। तो अब मैं आपको बताऊँ होता क्या है, लोगों के रवैये तब्दील हो जाते हैं। आप देखते हैं अक्सर लोग कहते हैं यार ये तो बहुत बुरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, अपने घर में बहुत बुरा है। आपने अक्सर में लोगों को क्यों नहीं बुरा समझता, क्योंकि आपने उनको बना दिया होता है, आपने उनको इतना जिच कर दिया होता है, आपने उनको इस तरह का कर दिया होता है कि उनके लिए हमदर्दी, किसी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना, वो करना बंद कर देते। वो कहते क्यों करें जी, हमने तो सारी जिंदगी की, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो इससे बेहतर नहीं है कि अपनी एनर्जीज को रिजर्व कर लिया जाए, अपना काम जो आप जो 2 स्टेप आगे किसी के लिए करते थे उसको कम कर देना चाहिए, ताकि फिर, क्योंकि देखिए याद रखिए, वो मेरी नानो बड़ी बात प्यारी करती, कहती जब सड़ा हुआ छिलका होता है ना वो भी जिंदगी में काम आ जाता है, लेकिन जो आपके पास इर्द गिर्द लोग हैं उन्हें वैल्यू करें। आप जब उनको वैल्यू नहीं करेंगे तो खाली उनका नुकसान नहीं होगा, उनको तो अल्लाह ताला अजर दे देगा, क्योंकि हमारा तो ईमान है कि अल्लाह ताला मेहनत का सिला हमेशा देता है। किसी की भी मेहनत राएगा नहीं, He will give it to you from here और there, उसके जो नसीब का है वो उसको मिलके रहेगा। लेकिन अगर आपने ज्यादती कर दी तो आप 2 जगहों के गुनहगार, एक तो दुनिया के और एक तो आपने ये बताया ना कि आपने किसी के साथ ज्यादती की, फिर एट टाइम्स क्या होता है कि जो दूसरा बंदा जो है ना वो फिर गलत मीन्स इस्तेमाल करना शुरू कर देता है वो चीज़ हासिल करने के लिए जो उसका हक बनता है। कहते हैं ना कि जी आप जो है वो जब आप देखते हो कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ और बाकी सारे जो है वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि फिर मैं आपकी बात से ऐड करूंगा, फिर ब्रेक लूंगा। आपको पता है कि हमारे जो खलीफा थे उनका ये कॉल था कि अगर जब कोई चोरी करता है ना, तो अगर उस मुल्क में गुर्बत है और उसमें अफलास है तो दैट पर्सन विल नॉट बी कॉट, जो उसका हुक्मरान है उसको पकड़ा जाएगा। ये जो बहुत मशहूर हमें ये वाकया पता है हाथ काटने वाला, कि चोरी की सज़ा जो है वो हाथ काटना है, तो उसी के हवाले से जो पूरा वाकया है उसमें ये आता है कि उस बंदे के सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे। अगर उस बंदे के घर में इतनी भूख है, इतनी मुफलिसी है कि वो मजबूर हो रहा है अपने बच्चों को फीड करने के लिए कि वो चोरी कर रहा है, तो फिर हाकिम वक्त के हाथ जो है वो कलम कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसने उसको मजबूर किया। लेकिन बहुत बड़ी बात है, आज हम मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ और कैसे अपने दिमाग को सुकून दिला सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। आप जिंदगी में चलते जाते एक मशीन की तरह, और एक इंसान और एक मशीन में फर्क होना चाहिए। वो फर्क कैसे होगा आज जानेंगे हमारी प्यारी से मेहमान से। आपने जाना कहीं नहीं है, देखते रहना है एक और सुबह। आइए आज मिलकर इस जिंदगी को भरपूर तरीके से जीते, ना कि खाली जिस्मानी तौर पर बल्कि ज़हनी तौर पर। अच्छा, वेलकम बैक टू द शो। जिस बारे में हम बात कर रहे थे, जब अक्सर इस तरह की पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। What kind of conversation is this? अच्छा, हम लोग जो बात कर रहे थे कि कभी कभी आपको आपका हक नहीं मिलता, आप जो है उदास हो जाते हैं, उस पर आप गमज़दा हो जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ ये डिस्कस करती हूँ, ही इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव पर्सन। मुझे लगता है कि दुनिया में मेरे इर्द गिर्द एटलीस्ट जितने भी लोग मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द नहीं, आपके बहुत जो करीब लोग हैं वो पॉजिटिव नहीं, मुझे लगता है उनमें वो सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव इंसान है वो मेरा मियां है। उससे आप कोई बात डिस्कस कर लें, वो कहेगा कुछ नहीं होता, इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे। अपने लिए भी वो ऐसे ही है, अपने लिए वो और भी ज्यादा है। मैं उससे कहती हूँ आपको फील क्यों नहीं होता, तो वो कहते हैं क्या फील करके कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में दर्द होगा और तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो कल ही बल्कि हमको इस तरह की बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर दुनिया जो है तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे साथ ये भी नहीं होना चाहिए, 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 तो अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर तुम्हें जन्नत में जाके क्या हासिल करना है। तो जन्नत में जाने की हमारी जो तड़प है वो इसीलिए है कि वहाँ पे हर चीज़ इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियों में परफेक्ट हो जाएगी। फिर भी हम मेंटल हेल्थ के हवाले से इसलिए बात करेंगे क्योंकि चाहते ना चाहते हुए बहुत सारे लोग ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं और हम कभी उनको नहीं समझते। एट टाइम्स क्या होता है, कभी कभी हुमायूं जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो मैं उनके हवाले से अपनी टीम या जो भी बंदा हो उसको कहती हूँ कि नहीं, उनकी आज तबीयत नहीं ठीक, वो बहुत ज़्यादा वर्कलोड का शिकार है, इसलिए वो ऐसे बिहेव करें। कभी कभी मैं ऐसे हो जाती हूँ, तो हुमायूं सबको मेरी वजह से एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं कि भाई वो घर के काम भी करिए, वो यहाँ पर भी करिए। हम क्या यही चीज़ मेरे बारे में क्यों कहा आपने
क्यों मैं आप में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे होते, इसलिए मैंने कहा है कि वो चीजें क्या हम ये सारा माशरा इस तरह से नहीं, और अगर दोनों की लड़ाई होती तो असद भाई आ जाते। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लॉट ऑफ पीपल जो हमें एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस दे के सारी चीजें ठीक कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे धमाके हो जाए फखर भाई कभी कहीं से हिलेंगे नहीं, अपने कैमरे पे खड़े रहेंगे, नेवर विल कम। तो आपकी मुलाकात कराते हैं हम जी अपनी मेहमान साहब की मुलाकात कराते हैं। तकरीबन 2 डेकेड्स का इनका एक्सपीरियंस है, 2 दहाइयों का इनका जो है वो एक्सपीरियंस है पढ़ाने की फील्ड से। फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी में ये जो है वो पढ़ाती हैं और मेंटल हेल्थ के हवाले से ही बात करती हैं। आज हमने इनको दावत इसीलिए दी है ताकि ये जब आएँ और हम इनसे इस तरह के सवाल पूछें कि क्या ये चीज़ें मुमकिन ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि हम सब एक दूसरे को समझना शुरू कर दें, मेंटल इश्यूज के बारे में बात करें। तो सबसे पहला यही है कि आप उससे समझें अगले बंदे को। हमारे साथ जी मौजूद हैं डॉक्टर साजिदा नाज। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिबा। और इनके बारे में एक और बहुत अच्छी बात यह है कि इनके शौहर बहुत फरमाबरदार है। मैंने आज प्लीज आइए, मैंने उनको नोटिस किया मेकअप रूम में और एक कोऑर्डिनेशन, एक केमिस्ट्री, एक टेलीपैथी इनके साथ मिलती थी। बहुत थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहिबा। और सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो इनके शौहर नामदार के हवाले से है वो ये है कि वो बहुत ज्यादा कोशिश करें कि डॉक्टर साहिबा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हों। तो डॉक्टर साहिबा, आर यू कंफर्टेबल? आई एम वेरी मच कंफर्टेबल एंड रादर आई एम लुकिंग एट यू पीपल talking about mental health and all the little things, so it's very pleasant to see the conversation. मैंने कभी किसी को इस तरह के कॉम्प्लीमेंट नहीं दिए, but I would like to give you this compliment. Your hair are beautifully, माशाल्लाह, खूबसूरत बाल आपके। जी, thank you so much. आपके शौहर से भी मिलती होगी, आपको ये तारीफ कहते होंगे। Definitely. साजिदा, तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मेंटल हेल्थ के हवाले से डॉक्टर साहिबा से सवाल करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं हलीमा के साथ। हमारे साथ साजिदा नाज जी मौजूद हैं जो कि ट्रॉमा को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करती है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो कि ये बड़ा स्पेसिफिक और बड़ा नीश मार्केट है जो कि पहले ट्रॉमा के बारे में हमें नहीं पता था। इस तरफ, इस तहरीक पे आप कब आई, कब आपने इस तरफ इंक्लाइन हुए? Thank you very much, Humayun, for asking the question. Basically, I started off my journey when I was working on a project long ago, back in 2005. डॉक्टर साहबा, माजरत के साथ I am switching now. आपने जो है वो ज़्यादा उर्दू में बात करने की कोशिश की। जी बिल्कुल। Thank you very much. पहली बात तो ये कि जब मैंने स्टार्ट किया अपना एकेडमिक करियर तो मैं काम कर रही थी पुलिस ऑफिसर्स के साथ, उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के साथ, विद माय मेंटर्स एंड माय टीचर्स, उनके साथ काम कर रहे थे। तो उस वक्त काम करने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल जो प्रोफाइलिंग है ऑफ इन लोगों की जो इमरजेंसी पर्सनल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं वो उन लोगों के आए जो अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि आपने अपने इंट्रोडक्शन में इब्तदा में बात की थी यू नो वर्क प्लेस के अंदर एडजस्टमेंट के इश्यूज, वर्क प्रेशर्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत से। तो इस हवाले से बिल्कुल नहीं है और रीइंफोर्समेंट लिए नहीं है और लोग अपनी जो भी रैंक्स हैं, जो पोजीशंस हैं, उस पर बहुत लंबे अरसे से किसी किस्म की अपग्रेडेशन के हवाले से बहुत से हमें एंजाइटी, डिप्रेशन और उसके अलावा काफ़ी जो ज़्यादा मेरे ख्याल में परेशान कुन बात थी वो ये थी कि इन लोगों में मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा एक पर्सनालिटी की तरफ, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं उस तरफ इंडिकेशन थी। तो मेरा इंटरेस्ट ऑब्वियसली वहाँ से स्टार्ट हुआ कि मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये देखूं कि क्या स्ट्रेसर्स हैं और इन जो स्पेशली जो हमारे लो रैंक्ड ऑफिसर्स हैं तो उन लोगों में क्या उनके। जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि आपने जब देखा कि ये बड़ा मसला नजर आ रहा है जिससे which is going towards उस तरफ जा रहा है पर्सनालिटी डिसऑर्डर से, जिसके उनकी आगे जिंदगी में और मसाइल आ रहे हैं। मेरा पहला बुनियादी सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ मैं कि ट्रॉमा की तरफ आना ठीक है, आप आई, लेकिन ट्रॉमा को उसका एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शायद मेरा ट्रॉमा 4 साल की उम्र वाला हो और आपको वहां वापस मुझे लेकर जाना या वहां तक जाना, उसको टैप करना
बहुत मुश्किल चीज है। इसको करने के लिए क्या महीने लग जाते हैं कि आप उससे, क्योंकि वो कभी भी नहीं, अभी भी मुझे मेरे ट्रॉमा का नहीं पता होता, हलीमा डज नॉट नो किस ट्रॉमा की वजह से उसकी ये आजकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो उसके पास जाने के लिए कितना वक्त दरकार होता है और क्या आखिरकार आप वहां पहुंच जाती हैं? हमारे आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ, बिल्कुल, इंडीड बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली ट्रॉमा है क्या? सबसे पहले अगर हम इसके लफ्ज़ पे गौर करें तो ये एक ऐसा अनप्लेजेंट इवेंट है आपकी लाइफ में किसी भी पॉइंट में, जो आपको आगे बढ़ने में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने में रुकावट पेश आती है उसकी वजह से, और आप मुसलसल उसकी जो नेगेटिव मेमोरीज हैं उसमें घिरे रहते हैं। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक रिसर्च तहकीक के मुताबिक, अगर बच्चा जो है बिफोर इट इज़ बॉर्न, अगर उसकी माँ किसी ट्रॉमा में है, किसी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो वो इवन उस बच्चे में भी ट्रांसफ़र होता है। और जैसे आपने कहा कि वो हमें पता कैसे चलता है इंसान ट्रॉमा में है या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद, जैसे जैसे वो उसके रिलेशनशिप्स बढ़ते जाते हैं, जैसे एक बच्चा है वो माँ के साथ कनेक्ट करता है और उसके साथ उसकी एक नेचुरली एक प्रोसेस है कि बच्चे ने माँ के साथ एक बॉन्ड है उसका। जी बिल्कुल, वो जो बॉन्ड है वो बच्चे का शो नहीं होता। दिस इज एविडेंस जो रिसर्च शो करती है। तो इसका मतलब है कि ट्रॉमा चाहे जिंदगी के किसी भी उम्र में हो, आपकी मेच्योरिटी डिफरेंट होती है। आप कॉग्निटिवली इतने मैच्योर कई दफ़ा अगर बचपन में है, कई दफ़ा क्योंकि आई वर्क ऑल्सो इन काउंसलिंग सेंटर, तो कई दफ़ा बच्चे आते हैं वो हमें बताते हैं कि बचपन में कोई अनप्लेजेंट इवेंट ऐसा हुआ था जो अभी तक समथिंग लाइक एज सीरियस मैटर के अब्यूज हुआ है, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते बिकॉज ऑफ द शेम एंड स्टिग्मा उसके वजह से। तो वो वक्त के साथ साथ वो इतने स्ट्रांग होते हैं, प्लस उन्होंने किसी को बताया नहीं होता उनकी बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन, तो वो एक स्ट्रांग एक इनवर्ड रख के उनकी लाइफ चल रही होती है। आई थिंक जहाँ तक आपने पूछा कि डिटेक्ट कैसे हो सकते हैं और उसको हीलिंग का प्रोसेस, हीलिंग टेक प्लेस विद टाइम, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ट्रॉमा की कोपिंग में है वो ये ज़रूरी है कि जिस शख्स के साथ ये ट्रॉमा एक्सपीरियंस है उसको इंसाइट हो। छोटे सा जवाब दे दे, कितना वक्त लगता है तकरीबन, मोटा सा अगर ज्यादा, सबसे ज्यादा आज तक कितना वक्त लगा है किसी के ट्रॉमा को जानने के लिए कि इसका ट्रॉमा ये है, क्योंकि निकालना बड़ा मुश्किल है ये। आई नो, आई थिंक इसको ज्यादा कितना वक्त लगा आपको? बहुत मुश्किल है इसको क्वांटिफाई करना। अच्छा, वैसे तो मगर अगर आप इसको करना चाहते हैं उस तरह से तो 6 महीने का जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है, अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएं जो है वो 6 महीने लगते हैं। 6 महीने तक अगर सिम्टम्स ज्यादा रहते हैं तो वो एक क्रॉनिक कंडीशन है। डॉक्टर साहब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मजीद इसके हवाले से बातें करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, एक और सब में हलीमा और हुमायूं के साथ। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ट्रॉमा के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं हम पूछने की हमेशा कोशिश करते हैं, फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होंगे जो आप लोग शायद पूछना चाह रहे हो। आप लोग मैसेज वगैरह हमें कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम उसे भी प्रोग्राम में हिस्सा ज़रूर बनाएं डिस्कशन का। डॉक्टर साहबा, एक बच्चा है फॉर सपोज, उसके साथ कुछ हो गया है इवेंट, वो ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहा है, सारी चीज़ें ठीक भी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ उस बच्चे के दिमाग में मौजूद है। और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसे आप जब भी याद करें आपको रोना आने लग जाता है, आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं पा सकते। फॉर सपोज मैं किसी और इवेंट की बात नहीं करूँगी, किसी ने अपने किसी लव्ड वंस को, वो चले गए हैं इस दुनिया से, हो सकता है कि आप बहुत छोटे हो, आपके पेरेंट्स में से कोई चला गया, और जैसे मेरे फादर हैं, ही वाज इन मैट्रिक जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, और अब उनके इंतकाल को 50 साल पिछले सितंबर में हो गए थे, और स्टिल वो जब भी उनके बारे में बात करते हैं वो कोई सेंटेंस मुकम्मल नहीं कर पाते उनके बारे में। वो बता रहे होते हैं उनको ये कलर पसंद था या समथिंग लाइक दैट, उनसे मुकम्मल नहीं होता और जैसे आवाज़ भर आ जाती है और फिर उसके बाद वो बोलना बंद कर देते हैं। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं अभी तक उनकी शख्सियत पे उसका इतना असर है। क्या इस तरह के इवेंट्स के बाद जो आपके ऊपर असर पड़ता है वो क्या कभी ख़त्म हो सकता है किसी थेरेपी के थ्रू, किसी काउंसलिंग के थ्रू, या नहीं वो हमेशा आपके ऊपर उसी तरह से असरअंदाज रहेगा, कम हो जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हलीमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसका किसी भी इवेंट का डिपेंड करता है कि वो आपके कितना क्लोज
इवेंट था, आप कितने अटैच्ड थे उस इंडिविजुअल से, अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें फ्लक्चुएट वैसे तो करती हैं पर्सन टू पर्सन, शख्स से एक शख्स से दूसरे शख्स पे उसका असर डिफरेंट करता है। लेकिन जैसे कि हमने पहले बात की कि इस तरह के जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, अटैचमेंट, जैसे आपने अपनी एग्जांपल दी है अपने फादर की, तो बहुत एक डीप डाउन एक डीप रिलेशन होता है। कई दफ़ा हमारे रिलेशनशिप्स में क्लोजर्स नहीं हो पाते, कई लोगों को वो गिल्ट रह जाता है कि आप बात नहीं कर सके अपने लव्ड वन से जो बिछड़ गए हैं फॉरएवर, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि आप नहीं कह सके, तो वो एक सर्कुलर फैशन में आपको गिल्ट की फॉर्म में रहती हैं। मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, यही वो वक्त है जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद रिलेशनशिप्स हैं हम उनको चेरिश करें, उन मेमोरीज़ को, ताकि वो जो सेंस ऑफ क्लोजर है, क्लोजर का मतलब ये है कि हम हमें ये एहसास होता है कि हमने अपनी तरफ से उस रिलेशनशिप के साथ एक सही लेवल ऑफ रिश्ता एक निभा लिया है। और जाहिर है कि किसी किस्म का लॉस हो उसको आप भूल नहीं सकते, वो आपके साथ साथ चलता है और वो आपके साथ कंटिन्यू है, आप उसको सीख जाते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से उससे डील करना सीख जाते हैं, मगर उसका जो असर है वो कायम रहता है, एटलीस्ट आपको लॉस का एहसास रहता है। ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आपने क्लोजर की बात की। कभी कभी हम अक्सर जो लोग किताब पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, उनको इस बात का अंदाजा होगा, आप किताब पढ़ते हैं, आपने आधी पढ़ी, किताब गुम हो गई, किताब खो गई, आपको तजस्सुस होता है किताब में आगे क्या था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, या किताब से बड़ा लगाव था, बहुत अच्छी स्टोरी थी, आपकी वन ऑफ द फेवरेट बुक बन गई, लेकिन आगे आप पढ़ नहीं सके। क्लोजर इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। आपके किसी के साथ रिश्ता बना, बहुत प्यारा बना, बहुत खूबसूरत बना, और इंसान अचानक से गायब हो गया आपकी जिंदगी से, वो चला गया, और यूजुअली मैं उस एंड की बात कर रहा हूं जिसमें वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, आपका क्लोजर नहीं हुआ, या हो सकता है आपकी बहुत लड़ाई हुई, आपने खत्म कर दिया, देयर इज नो क्लोजर। हाँ जी, मैंने देखा है क्लोजर करने के बाद भी जाते हुए बड़ा बुरा भी हुआ है, जैसे वी नो द केस जाहिर जाफर वाला, शी वेंट फॉर द क्लोजर, वो क्लोजर के लिए गई थी। कभी कभी क्लोजर इतना वर्स्ट हो जाता है कि लोग इंसान बदले और रिवेंज की आग में चले जाते हैं। ये क्लोजर तो क्या इंसान से मिले बगैर भी क्लोजर हो सकता है? साइकोलॉजी क्या बताती? जैसे मेरे एक दोस्त से मेरा खत्म हो गया रिश्ता और मुझे शायद वो क्लोजर नहीं मिला, तो क्या वो क्लोजर जरूरी होता है? और वो क्या अकेले भी बैठकर हो सकता है? अगर आज कोई किसी से बिछड़ गया है और वो आज तक वो शादी के बंधन में भी बन गई है या बन गया है, लेकिन वो नहीं भूल सका, तो ये क्लोजर खुद भी हो सकता है। और क्लोजर को खुद ही होना होता है अकेले में, उसके पास जाए बगैर, उसके पास जाए बगैर। मेरे ख्याल में एक अच्छा क्लोजर या सही मानों में जो क्लोजर है उसकी जो वैल्यू है वो तब होगी वो जब व्हेन इट कम्स फ्रॉम यू, वो आप खुद उस चीज़ के लिए एफर्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि क्लोजर के लिए फिजिकली आपने उस शख्स के साथ जाके उस चीज़ को एंड करना है, और भी बहुत से तरीके हैं जो ज़्यादा बेटर हैं, लॉन्ग लास्टिंग है क्लोजर वो जानना चाहूँगा वो क्या तरीके एंडोर्स करने के लिए। देखें, क्लोजर के लिए सबसे पहली बात, आपने थॉट प्रोसेसेस की बात की है अपने स्टार्ट के इंट्रोडक्शन में, कि जो हमारे सोच या हमारे थॉट्स होते हैं, सबसे पहले आई थिंक क्लोजर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी माइंडफुलनेस बेस्ड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इन सारों का मकसद क्या है कि प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना सीखना, प्लस ये कि जो चीज़ें लेटिंग गो, कि अल्लाह ताला पे तवक्ल। सबसे पहली बात तो ये कि हम अपने हर मामलात में जो हमारी ज़ात के साथ हैं, अगर हम अल्लाह ताला के सपोर्ट कर दें, तो आई थिंक ये वाली जो सोच है सबसे पहले हमें आज़ाद कर देती है उस पिंजरे से जिसमें हमें किसी दूसरे की एक्नॉलेजमेंट, किसी दूसरे की ग्रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने मामलात जो हैं, अगर हम अल्लाह ताला के ऊपर उसके सपोर्ट करें और उस पर तवक्ल करें, साजिदा जी, अगर फिर भी वो शख्स आपके दिमाग से नहीं निकला, बिल्कुल आपके दिमाग में तारी है, शायद हलीमा के लिए, उनके वालिद साहब के लिए, उनकी माँ, उनके दिमाग में तारी है, नहीं निकल रहा, ये कहना बहुत आसान होता है कि आप अल्लाह पे तवक्कुल करें, यकीनन हम करते भी हैं, लेकिन गम रंज आपको एक शख्स का चले जाने का होता है, जी रहता है, उस रंज को यू कांट जस्ट लेट इट गो। क्या ये किया जाए कि आपकी जो जिंदगी चल रही है वो उसी में चले, तो फिर तो वो आपकी वहां पे जरूरत पड़ गई, मेरा तो वो ट्रॉमा बन गया जो कि सारी जिंदगी रहेगा कि यार काश मैं उस बंदे के साथ और वक्त गुजार सकता, काश इतना अच्छा वक्त था, वो अच्छा वक्त आगे भी चल पाता, दोबारा आ जाए। बिल्कुल हुमायूं, बट देखें लाइफ कभी भी एक परफेक्ट पैकेज की तरह नहीं मिलती है। आई थिंक जब हम एक यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाते हैं अपनी बच्चियों को, ये चीज़ ज़रूर बताते हैं उनको कि ज़िंदगी को एक आपने जब आप ज़िंदगी का एक 1 by 1 डे गुजारते हैं
तो उसमें आपके नेचुरली आपके गोल्स होते हैं, आपने ये अचीव करना है तो फिर हम सेटिस्फाई रहेंगे। बच्चियों के करियर्स होते हैं, हमने वो अचीव करना है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम करेंगे या फिर इतना लेवल ऑफ ग्रेड लेंगे तो ही। सो हमने अपने एक स्टैंडर्ड्स अपने बना ही लिए हैं बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न। शायद हमारे उसमें पेरेंट्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं या सोसाइटी है, तो हमने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वही हमारे लिए वो जिसको कहते हैं कि रुकावट बन जाते हैं, हम फिर उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। मैं सिद्रा इकबाल के शो पे अभी कुछ दिन पहले था, तो ये मुझे बात याद आ गई, बड़ी खूबसूरत बात थी वहां पे। वो जब हम बात करते करते मेरे जहन में बात आई तो मैंने उनसे की। वो बात ये थी कि जब हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो अचानक से वो एक अच्छा इंसान जिसके साथ इतना खूबसूरत वक्त गुजरा हो, वो इंसान आपका जो हीरो होता है वो विलन बन जाता है। द सेम हीरो बिकम्स द विलन इन योर लाइफ, और आपको इंसान बुरा लगना शुरू हो जाता है। ये कैसे होता है? अब मैं सिर्फ ये बात फिर वही सवाल मैंने आपसे पूछना है। अब आप क्या करते हो? आप उसे छोड़ते क्यों नहीं हो? आप इसलिए छोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि आपको वो अच्छा वक्त बार बार याद आता है और आप कहते हैं क्या पता इसके साथ मैं और अच्छा करती रहूं या करता रहूं तो वो अच्छा वक्त वापस आ जाए। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगी हुमायूं कि अगर आप रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको हम साइकोलॉजी में जिस कॉन्सेप्ट कहते हैं कंडीशनिंग, तो इसको वी डोंट कॉल इट एज अ कि ये कोई रिलेशनशिप है एज सच। आपकी उस आप कंफर्ट जोन में है, काउच है, आप फेमिलियर है कि ये एनवायरनमेंट आपको ये कंफर्ट जोन प्रोवाइड करते हैं। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपको एकदम से अनकंफर्टेबल फील होगा। तो आई थिंक कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि आपकी रूटीन में जो कंफर्टेबल में चीज़ नहीं है तो वो आउट ऑफ कंफर्ट जोन होगी तो वो आपको डिस्टर्ब करती है। तो कई दफ़ा दिस बिकम्स ऑल्सो। लेकिन हम छोड़ते क्यों नहीं उस शख्स को? हम क्यों अटैच हो जाते हैं? You have seen people and I'm sure you and I am also one of those कि हम इंसान के अंदर सामने देख रहे होते हैं विलन, लेकिन हम नहीं छोड़ते। बिल्कुल, हमारी लाइफ में जितनी भी अटैचमेंट्स हैं, ये जो पैटर्न आप बता रहे हैं इसको ऑब्सेसिव पैटर्न्स कहते हैं। ऑब्सेशन हो जाता है आपको एक इवेंट के साथ या शख्स के साथ। आई थिंक इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें तो इसका ताल्लुक जो है वो आपकी जो पेरेंटिंग है या सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स हैं। रिसर्च ये शो करती है कि जितने सिक्योर आपके पैटर्न्स होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेशंस के साथ, जब आप एडल्ट रिलेशनशिप्स में प्रोसीड करते हैं उसमें आप बहुत काम और ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिवनेस है वो आपके रिलेशंस में वो नहीं होगी। Sajid, you have said something beautiful. I would like to put this point, जैसे ब्रेक से वापस आएंगे sentence and then of course Halima has her questions. It's one of our favorite topics, so I think we just explored today. So हम वापस आते हैं, ये पेरेंटिंग के बारे में बहुत खूबसूरत बात है, उस जिक्र करेंगे। फिर हलीमा और हम वही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और देखेंगे कैसे एक मजबूत जिंदगी को ज़हनी दबाव को खत्म करके गुजारा जा सकता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आप देख रहे हैं एक और सब हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की और ट्रॉमा की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे साथ एसोसिएट स्टिग्मा बन के लग जाती हैं जिसको हम भूल नहीं पाते हैं। और ज़िंदगी की जो सफ़र है उसमें जो मुश्किलात आती हैं वो कभी कभी हमारी पुरानी जो मुसीबतें और जो मुश्किलें और जो गम होता है उसकी वजह से होती हैं। पेरेंटिंग की बात की थी, बस छोटी सी बात करूंगा, देन ऑफ कोर्स आई टॉस इट टू हलीमा। हलीमा, हम अक्सर जब वो टॉक्सिक रिलेशनशिप आता है, वो जो इंसान हीरो से विलन बन जाता है, हम कभी कभी उसे एक्सेप्ट इसलिए भी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमने देखा ऐसे होता है। हमें जो रेड फ्लैग्स होते हैं वो नॉर्मल लगते हैं, हमें लगता है ये तो ठीक है। और हमें पेरेंट्स भी कभी कभी कहते हैं अगर थप्पड़ एक बार मार दिया उसने, लड़कियों खासतौर पे कहते हैं, तो कोई बात नहीं, मुझे इन्होंने तब मारा हुआ है, तुम इसको जाने दो, तुम्हें पता नहीं कितनी अच्छी मैं शादी चला रही हूँ सब तक के लिए। तो हमेशा यही करती हैं कि वो अपनी मिसाल देने लग जाती हैं कि हमारे साथ तो तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। कभी दोस्त भी कहती है यार तुम्हें पता नहीं मेरा शौहर तो जल्लाद है, तुम तो शुक्र करो कि तुम्हारा ऐसा शौहर है। कभी कभी हम टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी नॉर्मल बनाना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि उस बात पर आप घर छोड़ दें, आप रिश्ता खत्म कर दें, आप बात करें। हर चीज को कहते हैं ना, अगर जुल्म को बर्दाश्त करने वाला भी जो होता है ना, वो जालिम से बिल्कुल इक्वली हो जाता है। मजलूम इज ऑलमोस्ट इक्वल इफ ही इज एक्सेप्टिंग द जुल्म। अगर वो उस चीज को सो हलीमा, आई एम श्योर यू हैव। ये मैं इस चीज के ऊपर जो पूछना चाह रही हूँ ना वो ये है कि एट टाइम्स जो है ख़वातीन स्टिग्मा जो डाइवोर्स का है उसकी वजह से भी वो उस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर पाती। वो सोचती है हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, और फिर जब हम कर लेंगे एट टाइम्स ये नहीं होता कि उनके घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, ये भी
चले कुछ सिनेरियोज में होता है, लेकिन कभी कभी घर वाले कहते हैं कि आप आ जाओ वापस, लेकिन वो कहती हैं कि जी ये चीज़ पर हमारे साथ पूरी ज़िंदगी चलेगी, ये चीज़ जो है वो हमारे बच्चों को भी देखनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि मैंने जितना अपने ऑब्ज़र्व किया है, जो ख़वातीन ये बातें सारी कह रही होती हैं ना, वो इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों में बोलती हैं। फलाने का बच्चा यूं, फलाने का यूं, फलाने का ये यूं। खुद पे तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है जब आपके बारे में कोई बात कर रहा है, आप कह रहे हो जी मैंने तो आइंदा इनसे मिलना नहीं है, मैंने तो ये करना नहीं है, लेकिन हर दूसरे बंदे को आपने, इसने दूसरी शादी कर ली, इसने तीसरी कर ली, इसका बच्चा हो गया, इसका ख़वातीन ही ख़वातीन को टॉर्चर दे रही हैं हमारी सोसाइटी में। क्या हम एक दूसरे को नहीं समझ सकते? ये बहुत मुश्किल काम है। ये ह्यूमन डिज़ाइन ऐसे है ही नहीं कि मैं आपको समझना शुरू कर दूं कि नहीं आप जो ये कह रही हैं वो इस वजह से कह रही हैं, या आप मुझे समझना शुरू कर दें। ये मुमकिन नहीं है, या ये मुमकिन है, हम करना नहीं चाहते इसे। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है जो आप पॉइंट हाईलाइट कर रही है वो एक सोसाइटी का, एक हमारा सोशियो कल्चरल एक पैटर्न बन गया है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी पैटर्न्स हैं जो कि एक इंसान को, मतलब आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको पता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मुतासिर हो रही है, जानते बूझते हुए आपको बहुत से ऐसे कदम ना सिर्फ लेने पड़ते हैं, बल्कि हम बच्चियों को ये सिखा रहे होते हैं कई दफ़ा कि आपने आगे से नो नहीं, फॉर एग्जांपल ना नहीं करना, या ऐसे कई बिहेवियर खुद माएँ जो हैं वो अपने बच्चियों को इनडायरेक्टली, मतलब जाहिर है कि अगर माँ खुद बैटरिंग, मतलब अगर वो खुद मारपीट का शिकार है, हमारे यहाँ कई ऐसे घर हैं आई हैं, और वो उस चीज़ को जब वो सहती है तो ऑब्वियसली बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, वो बिहेवियर आपका कॉपी होता है और वो आगे पास ऑन होता है। तो यहाँ पे हमारे जो एक कम्युनिटी लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो प्रॉब्ली ये है कि हमें एज अ कम्युनिटी इन चीज़ों को, इनकी जो सवियर, यानी कि ये जो चीज़ें हो रही होती हैं, इन रवैयों के क्या नुकसानात हैं उसको रियलाइज करने के लिए कम्युनिटी को एक जो एपैथी का टर्म हम साइकोलॉजी में जैसे यूज़ करते हैं, जनरल एपैथी है। किसी, जैसे आपने नूर मुकद्दम के केस की बात की कि साथ वाले घर को मालूम नहीं है कि क्या चीज़ें चल रही हैं और किस ट्रॉमा से वो बच्ची जो है वो गुजर रही है, तो एक जनरल सेंस ऑफ एक एपैथी है हमारी सोसाइटी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बहुत ही दिलखराश वाक़या रिसेंटली हुआ है बच्चों का एक टेरर अटैक में, जैसे तो इस तरह के वाक़यात हमारे आए रोज़ होते हैं, फिर वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, हम मूव ऑन कर लेते हैं। तो हमें उन चीज़ों के हवाले से एक कांस्टेंट कन्वर्सेशन यानी बातचीत, ये भी एक मौका है एक टॉक शो के ज़रिए कि हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं। डेफिनेटली हो सकती है जो चीज़ें वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट का, बड़ी क्लियर कट बाउंड्रीज होती हैं, आप रेड फ्लैग्स देखते हैं रिलेशनशिप में, आप उससे एग्जिट कर लेते हैं। हमें भी मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि आप फ़ौरन से, मतलब डिवोर्स रेट्स इस तरह तो बहुत बढ़ जाएंगे, एक कॉम्प्रोमाइज़ एक लेवल तक होता है, उस लेवल तक हो कि वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को या बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट को मुतासिर ना करे। अब अगर आप सेपरेशन की बात करें तो उसमें फिर को पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट आता है जो हमारे में नहीं है। मदर जो है वो बच्चे को अपनी तरफ पुल कर रही है और बाप जो है वो, लेकिन हमें वो बीच का रास्ता आता नहीं है। आपने नूर मुकद्दम केस की बात की तो मुझे आई स्टिल रिमेंबर देयर पेरेंट्स वर शैटर्ड एंड डेवास्टेटेड, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्ट्रेंथन हुआ है नूर मुकद्दम के इस केस में अपना बिलीफ ऑन द लॉ सिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर को डेथ सेंटेंस मिला, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बिल्कुल, हालांकि उन्होंने बड़ी प्ली डाली, ही इज नॉट नॉर्मल, ही इज नॉट टेकिंग थिंग्स, ऑफ कोर्स ही इज नॉट नॉर्मल, दैट्स व्हाट वी डिड, बट दिस कैन नॉट बी अ रीजन दैट ही कैन गेट away with it. And alhamdulillah rabbil alameen, I'm happy. Of course hame ranj hai, Noor was very close to everybody's heart, but absolutely, alhamdulillah he has got, I think, and not just here in this world but after this as well he's going to get it inshallah taala. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब।
जी वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हम ट्रॉमा और मेंटल हेल्थ के हवाले से जो है बात कर रहे हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा मसला हो गया था। डॉक्टर साहिबा बाइपोलर डिसऑर्डर। डॉक्टर साहिबा मेंटल हेल्थ के हवाले से जितना बात करते जाते हैं हमें इस बात का पता लगता है कि शायद हर कोई किसी ना किसी मसले से गुजर रहा होता है। आप बहुत सारी सेइंग्स भी हैं, आप कहते हैं जी दूसरे के शू में जाके आपको देखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं कर पाते वो चीज़ें। इसके लिए भी क्या कोई प्रोग्राम्स होते हैं टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पीपल्स बिहेवियर? जैसे एट टाइम्स आप ये समझना शुरू कर दें, कुछ लोग इसे गलत भी कहते हैं कि नहीं अंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। फॉर सपोज हम ये कहें कि जो हमारे घर में जो कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं वो हमारे साथ इसलिए कुछ बुरा कर रहे हैं बिकॉज उनके साथ भी कोई ट्रॉमा अटैच्ड है। तो क्या ये चीज़ें समझना, दूसरे की पोजीशन को समझना एक अच्छी चीज़ है या नहीं? ये बुरी चीज़ है? आपको उनको एहसास दिलाना चाहिए कि आपको बेहतरी की ज़रूरत है। हलीमा आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है रिगार्डिंग आपने नहीं कहा। आई से कि आई थिंक हर एक को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। और अगर मैं यूनिवर्सिटी सेटिंग की, कॉलेज सेटिंग, एजुकेशनल सेटिंग की बात करूं तो हमने इंट्रोड्यूस किया है, इट्स कॉल्ड, बच्चों ने बल्कि किया है, दैट्स कॉल्ड बडी प्रोग्राम। और बडी प्रोग्राम में हमारे जूनियर स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होते हैं। वी आर ट्राइंग के जो इवन हॉस्टलाइट्स हैं वो बेटर कनेक्टेड रहें विद डे स्कॉलर्स, ताकि उनके जो एडजस्टमेंट के इश्यूज़ हैं वो सामने आ सकें। तो मैं समझती हूँ कि बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें सबसे पहले जो आपने स्टार्ट में बात की थी सोशल सपोर्ट नेटवर्क की। आपका सोशल सपोर्ट होता है एक परसीव्ड होता है, आपके पास सपोर्ट अवेलेबल होती है लेकिन आप उसको परसीव नहीं कर रहे होते। सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और दूसरा जो पॉइंट आप रेज कर रही हैं उसको हम कहते हैं ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर। रिसेंटली हम लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर का मतलब है कि जिस बच्चे को या जिस इंडिविजुअल को मेंटल हेल्थ इशू है उसके साथ कनेक्टेड हर वो इंडिविजुअल जो उसके साथ कनेक्टेड है वो उतना ही अवेयरनेस लेवल उसमें होना चाहिए, बिकॉज वो एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशनल सेटिंग की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, तो उसका इंटरेक्शन तो तब स्टार्ट होता है जब वो बच्चा गेट से एंटर होता है। तो आपका गेट में जो सिक्योरिटी स्टाफ है उधर से लेकर आपका एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी इंडिविजुअल्स उस बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक सबको अवेयरनेस होनी चाहिए, ट्रॉमा सेंसिटिविटी होनी चाहिए। बिकॉज मे बी मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे ये रियलाइज नहीं हो रहा कि आपके बैक एंड पे क्या ट्रॉमा है या इमोशनल स्ट्रांस है, या अगर कोई स्टूडेंट आता है हमारे पास फ्रस्ट्रेशन के साथ एंगर शो करता है और वो कोई ऐसा आउटबर्स्ट करता है, तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैंने अपने रिएक्शन को कैसे अप्रोप्रिएटली मैनेज करना है ताकि वो एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चीज ना जाए। तो सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं। यकीनन अब एक स्टाफ मेंबर से या गार्ड से या आप यहाँ तक कि उसके पीयर से भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत लिमिटेड है। मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहता था लेकिन मुझे वो सवाल पूछना दिल चाह रहा है, आप सबको अच्छा भी लगेगा। एंड वो ये है कि डॉक्टर साहिबा जब कोई परेशान होता है हमारे इर्द गिर्द, हमारे करीबी दोस्त, मेरी बेगम या आपके शौहर या आपकी सास, आपकी बहन, तो हम क्या करते हैं कि हम उनको जैसे परेशान होते हैं, आपने मुझे परेशानी बताई, पता है तुमने ना ये कर, तुमने this is not needed. He needs to be heard. That's it. Sometimes you just want to be heard. उसको सिर्फ सुनना है। हम फौरन से अपने we're not listening, we're listening to respond. हम सुन रहे होते ताकि हम जवाब दे सके फौरन से। So कितना जरूरी होता है कभी-कभी कि आप कुछ ना कहें और आप सिर्फ सुने उनको, तो उनका बोझ और दिल बहुत हल्का हो सकता है। बहुत ज़्यादा ये मुफीद होता है कि अगर आप, और इसको हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, जिसमें आपने खुद उसको कहा कि लिसन नॉट फॉर द सेक ऑफ रिस्पॉन्डिंग है, लिसनिंग फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग। कई दफ़ा हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो एक सेशन से ज़्यादा नहीं बढ़ता हमारा, बिकॉज ऑल दे नीड इज़ समबडी टू के वो कोई उनको सुन ले, उनकी बात को सुन ले। तो मुझे लगता है कि हर किसी में ये एबिलिटी नहीं होती, तभी तो हमारे पास काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेशनल्स हैं। मगर आइडियली अगर आप किसी को तवज्जो से सुने और इस बात का एहसास उनको दिलाएं कि आप उनकी बात को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और बहुत से तरीके हैं। आपने एक्नॉलेजमेंट्स की बात की थी, आप एक्नॉलेज कर सकते हैं कि आप उनकी बात को समझ रहे हैं, सिंपैथी की बजाय एम्पैथी शो करें उनके उनके हालात में रहकर। एक्टिव लिसनिंग की हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे किसी को सुन सकते हैं। मैं माँ बाप की एग्जांपल दूंगा, हम वापस आएंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, जहां पर आप माँ बाप को अब
अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे मेरी माँ जिनको। She is somebody I have learned a lot. अभी तक वो उनकी चीज़ें मैं संभाल के रखी हुई हैं जो उन्होंने मुझे सिखाई हैं। उसमें एक ये भी था, अम्मा को कभी कोई मसला बताया, माजन ने उसको बड़े प्यार से सुना और कभी मुझे कोई जवाब नहीं दिया, कभी कोई जवाब नहीं दिया। एट दैट पॉइंट कभी कोई जवाब नहीं दिया। शाम पड़ती, हम चाय पे बैठते और कहती है तुमने एक बात की थी तो मैं सोच रही थी कि, कहती क्या ख्याल है उसके बारे में बात कर ली जाए। तो दिस इज वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम हर। और मेरा ख्याल है हम माँ बाप को बच्चों को सुनना चाहिए। दोस्ती तब होती है आपकी बच्चों से जब आप बच्चों को सुनते हैं और आप उन्हें जजमेंट्स पास नहीं करते। गलती इंसान से होती है, बच्चों से भी हो जाती है, लेकिन उस गलती को कैसे सुधारना है ये माँ बाप बेहतर जानते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, इस हवाले से बात करेंगे। ब्रेक आप देख रहे हैं एक और सुबह, और साजिदा जी से एक बड़े मजे की बात हो रही थी, तो मैं पेरेंटिंग के हवाले से बात करते थे, कैसे माँ बाप को सुनना चाहिए, ये कितना जरूरी है कि वो बच्चों को सुने और कभी कभी उन पे जजमेंट ना पास कर। तुमने ये कैसे कर दिया, कहा था ना, देखा वही हुआ ना जो मैंने तुम्हें कहा था। अगर आपकी बेटी घर आई है और उसने बताया, अपने कुछ कोई गम बताया, कुछ शेयर किया, चढ़ा दी तरह सर पे उसको, so then you don't have any place to talk it out. आपके पास कोई जगह नहीं रहती जहां पर आप दोस्तों को फोन करते हो, कहते हैं कहा था ना तेरा शौहर है ही ऐसा, बता दिया तुझे पहले। So you don't need to give suggestions at that point of time. You can be a good listener, that's it. Yes, exactly. और अगर आप पेरेंट्स की बात करें तो कई दफा पेरेंट्स है वो उसको कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, कि आप कांस्टेंट सुपरविजन में हैं और फिर कई दफ़ा पेरेंट्स को ये लगता है, स्पेशली जो वर्किंग हमारे पेरेंट्स हैं, उनको गिल्ट भी होता है कि वो बच्चों से कनेक्टेड नहीं है इतने, तो वो बहुत ज़्यादा उनके बहुत छोटे मामलात में बहुत ज़्यादा इंटरवीन करते हैं। तो कुछ बच्चों को स्पेस देना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे लगता है कि आजकल जो दौर चल रहा है, वर्किंग पेरेंट्स हो या ना हो, सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन प्रेजेंस बच्चों की इतनी स्ट्रांग है कि अब क्वालिटी टाइम जो पेरेंट का है विद द चाइल्ड, के जिसमें वो बातचीत हो सके क्वालिटी वाइज, मतलब आप खुद सोचें कि खाने की मेज़ पे कितना अक्सर होता है कि सारी फैमिली, बच्चे और घर वाले इकट्ठे बैठ के मील अपना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। सो हर कोई अपने अपने कंपार्टमेंट्स में है, और ये बहुत एक छोटी सी एग्जांपल है कि हम लोग बहुत डिसकनेक्टेड हैं विद बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। तो आई थिंक पेरेंट्स को अपने जो कनेक्शन है, बातचीत है, वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एक कांस्टेंट करनी चाहिए, और इतनी कंफर्टेबल हो कन्वर्सेशन के बच्चा जो है अपनी गलती को, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स को, अच्छी बातों को, और मोर इम्पॉर्टेंटली कि जो उनके साथ जो उनको नेगेटिव फील हुआ है, आज का दिन बुरा गुजरा है, हर वो बात अपने पेरेंट्स को बता सके। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बहुत ज़रूरी है। मैं पहले कुछ ऐसा पहले तक एक टर्म बहुत यूज़ करती थी कि बच्चे आजकल के ऐसे हैं, इस तरह की बातें मैं कर दिया करती थी। अब मुझे लगता है कि बच्चे कुछ नहीं होते, बच्चों को जो बनाते हैं वो पेरेंट्स बनाते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब है कि वो पेरेंट खराब है जिसने अपने बच्चे को इस तरह का बना दिया व्हाटसोएवर। जिस तरह मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो मुझे होता है कि इसकी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ भी नहीं है अभी, तो इस आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी पर्सनैलिटी को या इसके बाबा इसकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप कर रहे हैं, और जो एंड में ये बन जाएगी, अल्लाह ताला हमें इतनी अक्ल और शऊर अता करे कि हम उसकी अच्छी परवरिश कर सके, वरना उस बच्चे का उसमें कोई कसूर नहीं है। आपने कहा कि जी पेरेंट्स सुना करें, पेरेंट्स कम्युनिकेट किया करें, पेरेंट्स जो है वो बताया करें। हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह से डिज़ाइंड है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उस घर में मौजूद होते हैं जो उनको बिगाड़ने के लिए हर दम कोशां रहते हैं कि ये जिस तरह ही माँ कुछ समझाने लगेगी या बाप कुछ समझाने लगेगा तो हम लोग जो है वो फ़ौरन बीच में जो है इंटरफेयर करेंगे, और सारी जो बात है जिसका आप बिल्डअप करते हैं, उनको समझाना शुरू करते हैं, वो नीचे आ जाती है। तो उस तरह की सिचुएशन में फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उस तरह की सिचुएशन में वो कैसे बच्चे को समझा सकते हैं? क्योंकि बहुत से घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और मुझे लगता है कि ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारी सोसाइटी का, क्योंकि अगर मदर अवेलेबल नहीं है तो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और ये पूरा एक सपोर्ट प्रोवाइड अवेलेबल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कई दफ़ा अगर मदर चाह रही है बच्चे को डिसिप्लिन करना, तो उसमें वो डिसिप्लिन वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। हु इज़ द अथॉरिटी, आइदर मदर है या फिर वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कौन है। मुझे लगता है कि
एक जैसे कि मैंने इब्तिदा में बात की है ना, एक किसी भी घर में डिसिप्लिन के मैटर्स में एक थॉरो कन्वर्सेशन होनी चाहिए, या थॉरो जो है वो बातचीत होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मदर है और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो ये आपस में, बड़ों का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि बच्चों के कौन कौन से डिसिप्लिन के मामलात हैं। कई दफ़ा डिस्प्यूट्स या झगड़े ही इसी बारे में हो जाते हैं कि मदर वांट्स कि बच्चे को मैंने इस तरीके से उसको डिसिप्लिन करना है, और उस बात से कई दफ़ा बाकी लोग जो है वो इख्तिलाफ कर रहे होते हैं। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो डिसएग्रीमेंट्स है उस पे एक एटमॉस्फेयर, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर पे डिस्कस करना और आपस में इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करना पूरे घराने के लिए, चाहे कोई भी अफराद हो, कि कैसे अपने बच्चे के कौन कौन से डिसिप्लिन मैटर्स। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, वो ये है कि एट टाइम्स हम कहते हैं जी बच्चे की परवरिश जो है वो पेरेंट्स ने करनी है, पेरेंट्स की अपनी परवरिश नहीं हुई भी। बहुत सारे सिचुएशंस में हमने ये भी देखा है कि बहुत बुरे जो है उनके अपनी कुछ चीज़ें हैं इस तरह की बैकग्राउंड में जो वो चल रही हैं। उस सिनेरियो में क्या जो है वो आप लोग गाइड करते हैं कि बच्चे को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछेंगे। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने डॉक्टर साहब से सवाल पूछा था, लेकिन आई वाज नॉट हियर मुझे बिकॉज एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई थी, बीमार हो जाते हैं सब, तो आई जस्ट वाज गॉट अ लिटिल सिक, सो या कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। डॉक्टर साहबा मैं कही थी कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स की खुद ही परवरिश नहीं हुई भी होती, तो वो अपने बच्चे को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या रिकमेंडेशन देते हैं? मेरे ख्याल में जो यंग हमारे मदर्स हैं, यंग पेरेंट्स हैं, बल्कि उनकी बहुत ज़्यादा आई वुड से कि काउंसलिंग की नीड्स होती हैं, क्योंकि उनको एक तो एक्सपेक्टेशंस नहीं होती अपने रोल की, और प्री मैरिटल काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिफोर यू इवन, इससे पहले कि आप एक रिश्ते में जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम अक्सर थ्रू जो हमारी अवेयरनेस वर्कशॉप्स होती हैं मदर्स पेरेंट्स के साथ, उसमें इस चीज़ को एम्फसाइज करते हैं कि जो पार्टनर्स हैं उनको एक थोड़ा सा टाइम हो कि वो आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, तो प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो एजुकेशनल मटेरियल है वो हम डेफिनेटली पेरेंट्स को, वो जो एक कोर्सेज होते हैं स्पेशली जब मदर्स, जब यंग जो मदर्स हैं, मदर्स बनती हैं, उस पूरे प्रोसेस से बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर दैट, उसमें पूरा उनका जो मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज होते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनको, वो उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की थेरेपीज़ हैं काउंसलिंग में। वी हैव अभी रिसेंटली हमने एक थेरेपी यूज़ की है, दैट्स वेरी सिंपल थेरेपी, इट्स कॉल्ड हैंड होल्डिंग थेरेपी। और हैंड होल्डिंग थेरेपी हमने यूज़ की थी फॉर मदर्स दैट वर, जो मदर्स अभी सी सेक्शन की तरफ बढ़ रही हैं, जो सर्जरी की तरफ जा रही हैं। सो बहुत छोटी सी चीज़ें ये लगती है, मगर मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो इर्द गिर्द के मौजूद लोग हैं उनकी सपोर्ट की, उनकी अपनी इस चीज़ की कि वो काउंसल करें प्रॉपर, पेरेंट्स को थोड़ा सा स्पेस भी दें, टाइम भी दें, बट एट द सेम टाइम उनको थोड़ा सा काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता, एक मदर बन के फिर वो इस चीज़ को लर्न करना स्टार्ट करते हैं, उनको ये अंदाजा नहीं रहता। डॉक्टर साजिदा, एक चीज़ मैंने आपसे यहाँ पर पूछनी है कि ट्रॉमा के बस वापस जाऊँगा, जब कुछ कपल्स की शादी होती है उसके कुछ अरसे बाद पता चलता है कि लड़के का ट्रॉमा था, जो कि ट्रॉमा वो निकाल रहा है अपनी बीवी पे, कि हमने बहुत सारे ऐसे ड्रामा भी देखे, और खासतौर कभी कभी बीवी का ट्रॉमा होता है जो कि वो निकाल रहे होते हैं, शौहर अपने बच्चों पे निकाल रही होती है। बात ये करनी है मैंने कि जो दूसरा ऑपोजिट साइड पर पार्टनर है या बच्चा है, वो कैसे ये एनालाइज कर सकता है, उस बंदे को बताए कि आपका कोई ट्रॉमा है विच इज कमिंग आउट। साइकोलॉजी में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन आपको कैसे पता चल सकता है कि आप दूसरे बंदे को गाइड कर सके? मुझे लगता है आपका कोई ट्रॉमा है जो निकल कर आ रहा है जिसकी वजह से मैं अफेक्ट हो रहा हूँ। बिल्कुल, कई दफ़ा रिलेशनशिप्स में क्या मेजर इश्यूज आते हैं, वो ट्रस्ट के इश्यूज आते हैं। कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करता, और वो जब ट्रस्ट नहीं करता तो वो बहुत से आगे कॉन्फ्लिक्ट्स को रेज करता है। आई थिंक ये प्राइमरी चीज़ जो है वो लैक ऑफ ट्रस्ट है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म के रेड फ्लैग्स होते हैं
उसमें कांस्टेंट जो एक डिपेंडेंसी है या ये ऑब्सेशन है कि दूसरा शख्स जो है वो एक कंट्रोलिंग बिहेवियर शो करता है, तो उसमें भी ये थोड़े से रेड फ्लैग्स होते हैं जो रिलेशनशिप में ऑब्वियस होते हैं। जैसे आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं दूसरे पार्टनर के साथ, और कोई भी पार्टनर हो एक हद तक जब वो कॉम्प्रोमाइज करता है तो उसके बाद आपको लगता है कि इससे आगे तो हर रेड फ्लैग में उसका ट्रॉमा समझूं, जो भी वो उसका नेगेटिव बिहेवियर है, जो भी कुछ उसके ऐसा बिहेवियर है जो बहुत नेगेटिव है या इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, तो क्या वो जरूरी है वो ट्रॉमा ही हो? जरूरी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्सेसिव फॉर एग्जांपल किसी शख्स में टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव सुपरविजन है एक पार्टनर की दूसरे के ऊपर, यानी बहुत ज़्यादा एक तनकीद चल रही है, तो उसका कई दफ़ा उसका लिंक जो है रिसर्च शो करती है, और हमने प्रैक्टिकली भी देखा है कि बहुत दफ़ा उसका रिलेशनशिप आपके चाइल्डहुड में बचपन में होने वाला अब्यूज़, यानी बचपन में आपने जो अब्यूज़ देखा हो या पेरेंट्स की अपने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हों, लड़ाई झगड़े देखे हो या अब्यूज़ हो, या अगर आप पॉवर्टी में रहे हों, बहुत ज़्यादा गुर्बत में रहे हों कई इंडिविजुअल्स, तो या फिर आप किसी जैसे आजकल वार या कॉन्फ्लिक्ट जोन में है तो कई लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो ये सारी वजूहात तो ये लिटमस टेस्ट क्या होगा किसी का ट्रॉमा चेक करने के लिए? मेरा देन अगेन माय क्वेश्चन इज सेम कि क्या लिटमस टेस्ट है कि मैं दूसरे वाले बंदे को ये अखज़ कर लूं कि दिस पर्सन हैज ट्रॉमा? जिस इंडिविजुअल को ट्रॉमा है, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन इसकी बताई, कोई भी अनप्लेजेंट इवेंट होता है, जैसे कि अभी हमने एक एपीएस के बस का इवेंट देखा है कि वो इट्स कॉल्ड अ ट्रॉमेटिक इवेंट, और उससे निकलने के लिए जो कॉन्स्टेंट जो सिम्टम्स हैं वो फ्लैशबैक्स हैं, वो उस इंडिविजुअल के अपने अंदर वो सिम्टम्स मौजूद हो रहे हैं कि वो शख्स उस चीज़ से निकल नहीं पा रहा। आई थिंक मेन जो लिटमस टेस्ट आप उसको कह लें वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं पता चल सकता ऐसे जब तक आप उसके साथ बैठेंगे नहीं, जब तक बातचीत नहीं होगी, आपको अंदाजा नहीं हो सकता। आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ के जरिए पता चल सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि आपकी जो डेली रूटीन्स हैं, जो आप डेली काम कर रहे हैं रूटीन में, वो आप यू आर नॉट एबल टू डू इट एनीमोर, वो आप नहीं कर पा रहे। आप ऑफिस जाते हैं, आपकी कोई हॉबी है, आपकी कोई हैबिट है, तो वो चीज़ें सबसे पहले आपकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो खत्म हो जाता है। छोटा सा सवाल है, फिर इसके बाद मुताफिज करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों से बहुत परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें लेके, उनका पर्सनालिटी ट्रेट है। कुछ लोग होते हैं बड़ी से बड़ी बात हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, और ये दोनों लोग प्रॉब्लमैटिक होते हैं। आपको बहुत बुरा लग रहा होता है कि क्यों? क्योंकि बड़ी से बड़ी बात हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कहते हो यार कोई तो इमोशन इसके अंदर हो ना, कि अगर मैं रो रही हूँ या मुझ में हो रहा है तो यू शुड फील द सेम, लेकिन उस बंदे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा होता। ऑन द अदर हैंड आप कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी बात हो जाए और धाड़े मारकर रो रहे हैं और उनको बहुत फर्क पड़ रहा है। इन दोनों इंसान को वापस बैक टू द नॉर्मल लाया जा सकता है? हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बात है इमोशनल रेगुलेशन की, और हमारी जो पर्सनालिटी है शुरू के 4 साल में 5 साल में बिल्ड हो जाती है, तो हम अपना जो भी इवेंट्स होते हैं उसे रिएक्ट करना सीख लेते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई बिल्कुल ही, देखिए इमोशंस को एक्सप्रेस हर कोई मुख्तलिफ तरीके से करता है, हम उसको कोई एब्सोल्यूट कोई ये नहीं कह सकते कि ये तरीका है इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ड्राइंग्स के जरिए या और भी मुख्तलिफ तरीकों से। सो एक्सप्रेशन कुछ लोगों का अगर वो बज़ाहिर एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो उनका और तरीका होगा एक्सप्रेस करने का इनवर्टली। अगर वो नेगेटिव है फॉर एग्जांपल, तो वो फिर मैनिफेस्ट होगा एग्रेशन की फॉर्म में, फ्रस्ट्रेशन की फॉर्म में, इम्पेशंस की फॉर्म में। और अगर वो पॉजिटिव है, बातों से मुझे लगता है कि साइकोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारी कंडीशनिंग, बहुत सारे डिसऑर्डर्स जी बात करने से बेहतर हो सकते हैं। यानी कि अगर और बिल्कुल बात भी एक्सपर्ट करे तो ये मैंने देखा है कि अगर कोई थेरेपिस्ट करे, उसे पता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको कैसे साइंटिफिकली हैंडल करना है। ये बात दुरुस्त है जो मैंने की आपको? बिल्कुल, जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट की जो कन्वर्सेशन है, काउंसलिंग की जो कन्वर्सेशन है, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं कर सकता। आपने बात की थी एक्टिव लिसनिंग की, तो जाहिर है कि थेरेपी के लिए कब हमें जाना चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल को कब एहसास होगा कि उसने थेरेपी की तरफ जाना है। तो ऑब्वियसली उस सूरत में कि जब आपके हाउस होल्ड में या आपके इर्द गिर्द जो है लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं, आप खुद भी अफेक्ट हो रहे हैं और आप एक पॉइंट से आगे मूव नहीं कर रहे। वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, बहुत जरूरी चीज ये है कि आपको थेरेपिस्ट की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो, आपको साइकोलॉजिस्ट
साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो। अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइंग रूम सिटीज तक पहुंच गया और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसको, जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी के लिए, हम अपनी दिमाग में कोई ऐसी चीजें चल रही हैं, हमारे दिल में ऐसी चीजें चल रही हैं जो हम किसी और से अब आगाही नहीं ले सकते, तो हम एक प्रोफेशनल के पास जरूर जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे दोबारा आपको दावत देते रहेंगे। आपके एक्सपीरियंस से सीखने का हमें मौका मिलेगा, इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है। यहाँ पे आप लोगों से इजाजत लेंगे। अल्लाह ताला करे कि हमारे सर्कल में, हमारे इर्द गिर्द कोई भी अगर ऐसा इंसान मौजूद है जो किसी भी मेंटल इलनेस का शिकार है, तो उसे जिस्मानी बीमारी की तरह इस ज़हनी बीमारी से भी उसकी निजात हो जाए। और ना कि सिर्फ ये, आपसे सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है, हम और कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप उसे थेरेपिस्ट का मशवरा दे रहे वो नहीं जा रहा, कम से कम उसे सिर्फ गौर से सुने, खामोशी से उसे सिर्फ सुने। दैट विल गोइंग टू टेक 50% ऑफ द बर्डन ऑफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद आपकी बहुत अच्छी तरीके से गुजरे और हम चाहेंगे कोई भी मेंटल स्ट्रेस या कोई ऐसा दबाव आपके जहन में, तो उसे निकाल दीजिएगा और इंशाल्लाह ताला वो खत्म भी हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।